Hello students, welcome back to your another video of your channel that is Bright Mind Online Classes. I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अब तक आपने अपना प्रीवियस वीडियो भी देखा होगा। तो वहाँ पर आपने अगर देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने लास्ट वाले वीडियो में कवर किया था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलो आगे हम कंटिन्यू करते हैं और अपनी न्यू रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक होने वाला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेसिकली आज हम हमारा मोटिव क्या होगा आज की वीडियो का कि हम ना 3 टाइप्स के रिएक्शंस कवर करेंगे आज। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड थर्ड वन होगा हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कॉम्बिनेशन, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो बेसिकली हम आज पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले बेटा आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको थोड़ा सा इसका नाम से ही पता चल रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब अपनी जगह से किसी भी चीज को डिस्प्लेस कर देना, मतलब वहां से उसको एलिमिनेट कर देना या हटाना, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अब बेटा इस रिएक्शन के पीछे ना एक बेसिक सा लॉजिक है, वो आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा कि अगर हमारा एक कोई भी एलिमेंट है, सपोज ए कोई एक एलिमेंट है एंड एक हमारा है बी एंड सी, हम इसको स्टूडेंट्स की फॉर्म में लेके चलते हैं। चलो वो आपके लिए और इजी होगा समझना। अगर एक हमारा स्टूडेंट है ए और एक हमारा मतलब दो स्टूडेंट एक साथ बैठे हैं बी और सी। अब वहाँ पर क्या हुआ कि जो ए स्टूडेंट है वो मोर पावरफुल है एज कम्पेयर टू बी। तो उसने क्या करा, उसने बोला कि भाई तुम बी यहाँ से हट जाओ और मेरे को यहाँ पर बैठना है। बेसिकली उसने क्या करा, बी को भगा दिया अपनी प्लेस पे से और खुद वहाँ पर आकर बैठ गया। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ए जो था वो ज्यादा ताकतवर था, वो ज्यादा पावरफुल था एज कम्पेयर टू बी। तो होगा क्या होगा यहाँ पर कि बी को वो अपनी जगह पर से डिस्प्लेस कर देगा, उसको हटा देगा और खुद उसकी जगह पर आकर बैठ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो ये कंपाउंड बनेगा दैट वुड बी ए सी, ठीक है, प्लस बी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब आप देख सकते हो कि पहले सी के साथ कौन बैठा था, बी बैठा था, बट यहाँ पर अब कौन आ गया, ए आ गया। तो बेसिकली बी को उसने भगा दिया अपनी जगह पर से एंड बी बाहर आ गया। तो इसमें भी क्या होता है, ऐसे रिएक्शंस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो मोर पावरफुल या फिर मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स एक्वस सोल्यूशन। ठीक है। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि मैम पता कैसे चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है, यानी कि कौन सा एलिमेंट मोर पावरफुल है एंड कौन सा एलिमेंट लेस पावरफुल है। तो बेटा उसको समझने के लिए ना हमारे पास एक ट्रिक है। वो क्या है कि हमें ना एक सीरीज लर्न करनी है। वो क्या होती है, वो होती है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है कि पहले से ही ना साइंटिस्ट ने रिसर्च करी हुई है, उन्होंने पता लगाया हुआ है कि कौन सा एलिमेंट एयर के साथ, वाटर के साथ और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। एंड उनकी रिएक्शन को देखकर ही उन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है एक सीरीज में, और उन्होंने इस रिएक्टिविटी सीरीज में इन एलिमेंट्स को इस तरीके से प्लेस किया हुआ है कि जो मोर पावरफुल रिएक्टेंट्स है वो प्लेस होते हैं टॉप में और जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो प्लेस होते हैं बॉटम में। यानी कि उनकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती रहती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम जैसे जैसे हम उस रिएक्टिविटी सीरीज में चलते हैं। तो इस सीरीज को हम क्या नेम देते हैं, इस सीरीज को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इज दिस क्लियर टू यू? तो चलिए आइए देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है और इसमें एलिमेंट्स कैसे अरेंज है। तो यहाँ पर ना मैंने आपके लिए एक पिक्चर शो की हुई है। ये बेसिकली क्या है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होने वाला है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स का नेम लिखा है। आप यहाँ पर इजीली पढ़ पा रहे हो ना कि बहुत सारे एलिमेंट्स के नेम्स लिखे हैं। तो बेसिकली इस सीरीज में क्या हो रहा है कि बहुत सारे एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं अपनी रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या है, सबसे ऊपर मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं रिएक्टिविटी इंक्रीज होती रहती है। और यहाँ पर हमने एलिमेंट्स को इस तरीके से प्लेस किया हुआ है कि जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं एज कम्पेयर टू द एलिमेंट जो हमारे बॉटम में आ रहे हैं। तो जैसे जैसे हम स्टेयर्स पर चलेंगे ना, हम स्टेयर्स पर कैसे चढ़ते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो सीरीज में भी ना हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं और हम ये नोटिस कर रहे हैं कि जो नीचे आने वाले एलिमेंट्स हैं जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये बहुत ही ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव होंगे क्योंकि ये बिल्कुल नीचे प्लेस्ड है सीरीज में।
बट जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। और पोटेशियम तो एकदम सबसे ज़्यादा, बेसिकली पोटेशियम और सोडियम तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं हमारी रिएक्टिविटी सीरीज के। ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट लर्न करना है। अब आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि मैम ये तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हम इनको लर्न कैसे करेंगे? तो इसके लिए बेटा एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, ये आप एक राइम लर्न कर लेना और इस राइम के अकॉर्डिंग आप इस एलिमेंट्स को भी प्लेस कर पाओगे। तो ये राइम क्या बोलती है? इट सेज प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ठीक है, क्या लर्न करना है आपको? एक ट्रिक लर्न करनी है, एक राइम लर्न करनी है, विच इज प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। अब इसके ना एलिमेंट्स जो लिखे हुए हैं यहाँ पर, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसके ना आप फर्स्ट फर्स्ट अल्फाबेट और किसी किसी में कुछ कोड वर्ड्स है हमारे, वो आपको लर्न करने होंगे। जैसे यहाँ पर P है तो P स्टैंड फॉर पोटेशियम, तो सबसे ऊपर एलिमेंट कौन सा होगा? पोटेशियम। देन इट इज S फॉर सोडियम, देन Cal इज फॉर कैल्शियम। ठीक है, देन M इज फॉर मैग्नीशियम, A इज फॉर एल्यूमिनियम, Car इज फॉर कार्बन, CrBon कार्बन, Z इज फॉर जिंक, I इज फॉर आयरन, T इज फॉर टिन, Le इज फॉर लेड, H होता है हमारा हाइड्रोजन के लिए, कॉपर तो कॉपर एग्जैक्ट आपको यहाँ पर वर्ड ही मिल रहा है, S है सिल्वर, एंड गोल्ड इज गोल्ड, गोल्ड तो आपको एग्जैक्ट ही मिल गया है। तो अगर आप इस राइम को लर्न करोगे ना तो आपको यहाँ पर एलिमेंट्स के ऑर्डर भी लर्न हो जाएंगे, आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और मैं आपको ये बताती हूँ बेटा कि अगर आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को इस राइम से लर्न करोगे ना तो ये सिर्फ आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए ही हेल्पफुल नहीं होगा, बल्कि ये आप बहुत सारी अभी आगे रिएक्शंस पढ़ोगे तो वहां पर आप खुद से ही आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन से एलिमेंट्स हमारे ज्यादा रिएक्टिव है। इज इट क्लियर टू यू? चलो बहुत अच्छे। अब मैंने आपको बताया था कि जो ज्यादा हेवियर एलिमेंट होगा, या फिर सॉरी हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा, मोस्ट पावरफुल एलिमेंट होगा, वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा सॉल्ट सोल्यूशन से, एक्वस सोल्यूशन से। तो यहाँ पर हम उसी एप्लीकेशन को अप्लाई करके ना इसको समझ भी पाएंगे। ठीक है, अब हम इसको कैसे समझेंगे, आप यहाँ पर दोबारा से देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखा है। इट इज Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। अब आप देख सकते हो कि ये जो CuSO4 था कॉपर सल्फेट, तो इस सल्फेट के साथ कौन एडेड था? कॉपर। और आयरन Fe अलग था, बट आयरन ने क्या करा? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, और सल्फेट के साथ खुद आकर जुड़ गया, खुद आकर बैठ गया कॉपर की प्लेस पर। तो ये क्या बन गया? FeSO4 प्लस इसने कॉपर को बाहर निकाल दिया। अब ऐसा क्यों हो पाया? बताओ क्यों हो पाया, सोच के बताओ। थोड़ा बहुत तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो आयरन था वो ज्यादा रिएक्टिव था एज कम्पेयर टू कॉपर, तो उसने कॉपर को बाहर भगा दिया। चलिए अब हम चेक करते हैं कि जो हम ये गैस कर रहे हैं, क्या ये करेक्ट है? हमारा जो हमने ऐसे सोचा है, क्या ये बिल्कुल करेक्ट है? हमने किस किस एलिमेंट्स के बारे में बात की थी? हमने बात की थी आयरन के लिए और कॉपर के लिए। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पर चेक करते हैं Fe और कॉपर। कॉपर कहाँ है यहाँ पर हमारा? बेटा इस वाली रिएक्टिविटी सीरीज में इसको चेक करते हैं। यहाँ पर हमारा कॉपर कहाँ लिखा हुआ है? कॉपर हमारा लिखा हुआ है इधर, और Fe आयरन, तो आयरन कहाँ लिखा हुआ है? इधर लिखा हुआ है। तो अब आप देखिए इन दोनों को कंपेयर करिए, ये आयरन है और ये कॉपर है। इन दोनों में टॉपर कौन है? अगर आप कंपेयर करने वाले हो आयरन और कॉपर को, तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो कि आयरन ऊपर लिखा है कॉपर के, तो उसका क्या मतलब हुआ कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो उसका मतलब आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर वहां से बाहर भाग जाएगा और आयरन उसकी जगह पर बैठ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो यहाँ पर हम एक चीज तो नोटिस कर पा रहे हैं, वो हम समझ पा रहे हैं कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उससे हमें ना सारे एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी, उनकी पावरफुलनेस का पता चल पाएगा कि कौन सा एलिमेंट है हमारा कितना ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, चलो वापस देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स और इनको फिर से डिस्कस करते हैं और चेक करते हैं क्या ये रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पर करेक्ट बैठती है या नहीं बैठती है। तो यहाँ पर एक और रिएक्शन है जिंक Zn प्लस कॉपर सल्फेट। अब क्या हो रहा है? जिंक ना ज्यादा पावरफुल है कॉपर से, क्योंकि जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में जब आप देखोगे तो आपको ऊपर ही मिलेगा। अभी चेक करते हैं इसको। तो जिंक ने क्या करा? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पर खुद आकर बैठ गया। तो यहाँ पर हो गया जिंक सल्फेट ZnSO4 और कॉपर को उसने बाहर निकाल दिया। चलिए चेक करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से
क्या ये ठीक से हो पा रहा है? मतलब क्या ये हमारा लॉजिक जो हमने यूज करा है ये करेक्ट है क्या नहीं? यहाँ पर हमने बात करी है जिंक की और कॉपर की, तो चलो नोटिस करो जिंक कहाँ पर है और कॉपर कहाँ पर है। जिंक यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, और कॉपर कहाँ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जिंक और कॉपर को कंपेयर करते हैं, ये जिंक है और ये कॉपर है, तो दोनों में कौन सा ज्यादा ऊपर लिखा है, जिंक या कॉपर? और ये आप देख ही पा रहे हो कि जिंक ऊपर लिखा है, तो यानी कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर से, और जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर को बाहर भगा देगा। तो यहाँ पर भी आपका लॉजिक करेक्ट हो गया। समझ आ रहा है? वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। और बेटा अब आपको ये लर्न तो करना ही पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, इसके बिना काम तो चलने वाला है ही नहीं, तो आपको ये लर्न तो करना ही है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर है पीबी लेड एंड CuCl2 दैट इज कॉपर क्लोराइड। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये पीबी है ना, लेड जो है, किस किस की बीच यहाँ पर रिएक्शन हुई है, किसके बिटवीन हुई है, पीबी लेड के बिटवीन एंड ये है कॉपर के बीच में। पीबी और कॉपर के बीच में जो रिएक्शन है, आप देख सकते हो कि जो पीबी है, जो लेड है, वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने भी क्या करा, लेड जो ये लेड है ये कॉपर की जगह खुद से आके बैठ गया और इसने बनाया लेड क्लोराइड, और यहाँ से कॉपर बाहर निकल गया। तो ये भी हमें रिएक्टिविटी सीरीज से बहुत इजीली समझ आ रहा है। तो आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि जो ये जिंक और लेड थे ये मोर रिएक्टिव थे, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स थे देन कॉपर, इसलिए इन्होंने क्या करा, ये इजीली कॉपर को डिस्प्लेस कर पाए उसी के सभी कंपाउंड्स के साथ, ठीक है। तो उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में जो भी हमारा मोर पावरफुल एलिमेंट होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देगा उनके एक्वस सोल्यूशन के साथ। अब इस रिएक्शन को हम एक एक्टिविटी की हेल्प से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर हम तो बेटा हम इसको ना एक एग्जाम्पल, एक एक्टिविटी की हेल्प से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है एंड उस टेस्ट ट्यूब में ना हमने आयरन नेल्स को इमर्स किया है एंड उसको थ्रेड से इस तरीके से हैंग किया है कि वो बॉटम को तो टच नहीं कर रही है, बट ये जो हम यहाँ पर सोल्यूशन ले रहे हैं ना इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये है हमारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में इमर्स्ड है, और ये जो आपने सेटअप बनाया है इसको ना थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दो, अबाउट 20 मिनट्स तक ऐसे ही छोड़ दो, और देखो कि आयरन नेल्स थोड़ी देर बाद अपना कलर चेंज करती हैं, या ये जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर है क्या ये चेंज होता है या नहीं होता है, हमको ये नोटिस करना है। तो इनिशियली आप इसको बहुत अच्छे से देख लो कि ये जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है आपका, ये कैसे कलर का है, ब्लू कलर का है, बट ये जो आयरन नेल है ये कम्प्लीटली वाइट कलर की है, ठीक है। बट अब थोड़ी देर बाद जब आप इसको सॉल्यूशन को 20 मिनट्स, 20 और 30 मिनट्स के अराउंड छोड़ दोगे, तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था ना ब्लू कलर का, जो आपने इनिशियली देखा था, ये ब्लू कलर टोटली फेड हो गया है एंड ये जो सोल्यूशन है ये कलरलेस हो गया है। बट ऑन द अदर हैंड जो ये आपका आयरन नेल था, इट वाज इनिशियली ऑफ वाइट इन कलर, बट आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस दैट दिस आयरन कलर इज नाउ ब्राउन इन कलर, ठीक है, अब ये ब्राउन कलर का हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, ये कलर चेंज क्यों हो रहा है, कुछ तो लॉजिक होगा यहाँ पर। तो ये लॉजिक इतना कुछ वैसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज से एक रिलेशन में है। ये क्या शो कर रहा है कि ये जो आयरन नेल थी ना ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव थी, आपने ये बहुत अच्छे से लर्न कर लिया रिएक्टिविटी सीरीज में देखकर। तो ये जो आयरन नेल थी, इसका जो ये आयरन था Fe, उसने ना कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया अपने सॉल्ट सोल्यूशन के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और इसने बना लिया आयरन सल्फेट। अब ये जो आयरन सल्फेट है ना ये कलरलेस है, तो इसमें क्या हुआ कि ये जो ब्लू कलर का सोल्यूशन था ये हो गया हमारा कलरलेस, और ये जो कॉपर है ये क्योंकि बाहर निकल गया तो ये कहाँ चला गया, ये आयरन नेल पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से जो आयरन नेल है इट विल बिकम ब्राउनिश इन कलर, एंड ये जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का ये ऑलरेडी फेड हो गया है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये हम एक्टिविटी की हेल्प से भी इसको अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं। बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको मतलब चेक करने के लिए कि रिएक्शन पॉसिबल होगा या ये नहीं होगा, और कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर पाएगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, तो ये पढ़ने के लिए आपको क्या लर्न करना पड़ेगा, वेरी गुड, रिएक्टिविटी सीरीज। आपका आंसर एकदम करेक्ट है।
आई होप यहाँ तक कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट तो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्ड तो यहाँ पर आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हो रहा होगा यहाँ पर, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो सब्सटेंस के बीच में कुछ रिएक्शन हो रहा होगा, ऐसा कुछ हमें आइडिया मिल रहा है। तो बहुत हद तक आपका ये जो आप सोच रहे हो ये काफी करेक्ट है। तो चलो उसको देखते हैं क्या हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर ना डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है बिटवीन टू डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के बीच में हो रहा है, एंड उसमें बेसिकली होगा क्या, उनके आयंस का एक्सचेंज होगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन में हम नोटिस करते हैं कि यहाँ पर किसी भी एक स्पीशी का जो एक सब्सटेंस बना हमारा, उसका ना प्रेसिपिटेट जरूर फॉर्म होता है, इसलिए ये रिएक्शन एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होती है। ठीक है। तो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंटली क्या लर्न करना है, आपको लर्न करना है कि ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें क्या होगा, टू डिफरेंट स्पीशीज इन्वॉल्व होंगी एंड उनके बिटवीन क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस होंगे। तो ये वर्ड लर्न कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हो रहा होगा यहाँ पर, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा होगा, एंड नेक्स्ट क्या हो रहा होगा यहाँ पर, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा होगा। पीपीटी इज नोन एज प्रेसिपिटेट। ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज जरूर हो रही होंगी जब भी कभी एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है एंड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और हमने इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ था किसका, प्रेसिपिटेट का। अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है बेटा, यहाँ पर हमने दो टेस्ट ट्यूब लिए हैं। हमने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में लिया है सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। हम दोनों को आपस में मिक्स कर रहे हैं। तब हम मिक्स करेंगे तो हम क्या नोटिस करेंगे कि ये जो सोडियम सल्फेट है ना, Na2SO4, जब हम इसको BaCl2 दैट इज बेरियम क्लोराइड के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा, Na आपका पॉजिटिव होता है और सल्फेट आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। बेरियम आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैल्शियम आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। अब एक्सचेंज ऑफ आयंस होने की वजह से क्या होता है, एक्सचेंज हमेशा ऑपोजिट आयंस का होगा, मतलब पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को और नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को। तो सोडियम सल्फेट का ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ये किसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड के नेगेटिव वाले पार्ट के साथ। तो इसका मतलब ये बन जाएगा NaCl, ट्वाइस NaCl, ये हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड। एंड ये जो सल्फेट है और ये जो बेरियम है ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे क्योंकि ये ऑपोजिट नेचर के हैं, ये बन जाएगा हमारा बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ। ठीक है। और आप जब इस टेस्ट ट्यूब को नोटिस करोगे ना, तो आपको ये भी पता चलेगा कि यहाँ पर ना क्या हुआ होगा, यहाँ पर ना प्रेसिपिटेट भी बना होगा। तो ये जो बेरियम सल्फेट है और ये जो सोडियम क्लोराइड है ये तो आपके प्रोडक्ट्स फॉर्म ही हुए हैं। ठीक है। बट यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा बेरियम सल्फेट का, क्योंकि यहाँ पर किसके बीच में रिएक्शन हुई थी, मतलब किसने कंबाइन किया था, सल्फेट आयंस और बेरियम आयंस ने, जो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज थे, ऑपोजिट नेचर के थे, इसलिए उन्होंने आपस में कंबाइन कर लिया। तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट भी बनेगा, तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। समझ आ रहा है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं बेटा तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई एम एबल टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। तो आप यहाँ पर इस लाइन को अंडरलाइन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं बिटवीन डिफरेंट रिएक्टेंट स्पीशीज, दीज आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। चलिए बेटा, तो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं कंबाइन करके रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब यहाँ पर ये जो RED वर्ड है ये लिया गया है किससे, रिडक्शन से, REDUCTION। एंड ये जो OX वर्ड है ना हमारा, ये मिलकर बना है किससे, इट इज फ्रॉम द वर्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब ये दोनों चीजें हैं आपकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब इस रिडॉक्स रिएक्शन में हो क्या रहा है, तो आपको ना इसको अलग अलग समझना है। अगर आप इसको अलग अलग समझोगे तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, और अगर ऐसी कोई रिएक्शन है जिसमें दोनों चीजें एक साथ हो रही होंगी तब हम उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो पहले हम इसको अलग अलग समझते हैं, सेपरेटली समझते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन।
ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और जहां पर भी ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन हमेशा ऑपोजिट काम करेगा, तो आपको लर्न करना है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आप ऐसे ध्यान रख लो कि ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। अगर आप ऑक्सीजन के लिए लर्न कर लोगे ना, तो हाइड्रोजन तो अपने आप ही लर्न हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऑपोजिट काम करेगा। अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। अब अगर हम रिडक्शन की बात करें, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन का ऑब्वियसली ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब क्योंकि रिमूवल हुआ ऑक्सीजन का, तो एडिशन किसका होगा आपकी बार, यहाँ पर एडिशन होगा हाइड्रोजन का। वेरी गुड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ और हाइड्रोजन का ऑपोजिट हो गया, तो हाइड्रोजन का हमने लिख दिया रिमूवल हो गया। और रिडक्शन में हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। समझ आ रहा है, तो एकदम ऑपोजिट है। तो इसको ना हम एक एक्टिविटी की हेल्प से भी समझ सकते हैं, जो यहाँ पर गिवन है एक्टिविटी आपकी। इस एक्टिविटी में क्या है कि आपने ना एक चाइना डिश को लेना है, एंड उस चाइना डिश में यू कैन टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर एंड यू विल स्टार्ट इट हीटिंग। आप उसको फ्लेम पर रखकर उसको हीट करना स्टार्ट करो। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप बेटा ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर कि जो सरफेस होगा कॉपर पाउडर का, इट बिकम्स कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ये किस कलर का हो जाएगा, ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, आपने इसको हीट करा है, तो आप इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हीट करोगे, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से जो कॉपर था, ये बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड, CuO। आप इसको रिएक्शन की हेल्प से भी समझ सकते हो। यहाँ पर लिखा है Cu प्लस O2। जब आप इसको हीट करते हो तो आपको क्या मिलता है, कॉपर ऑक्साइड CuO। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये सब्सटेंस ब्लैक कलर का क्यों हो गया, क्योंकि कॉपर इज बीन ऑक्सीडाइज नाउ एंड इट इज फॉर्मिंग कॉपर ऑक्साइड। इसमें एक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब अगर आप इसको दोबारा से क्या करोगे, अगर आप इस रिएक्शन का रिवर्स कर दो, यानी कि आप क्या कर दो, अगर आप इसमें हाइड्रोजन गैस को पास कर दो ओवर दिस हीटेड मटेरियल CuO, जो ये हीटेड मटेरियल मिला है ना आपको CuO, अगर आप इसमें हाइड्रोजन गैस को पास कर दोगे, यानी कि अब आप क्या कर रहे हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हो। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मैंने आपको ऊपर ही बताया था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अब आपकी ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी। तो यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि अभी आप प्रोसेस को रिवर्स कर रहे हो। पहले आपने उसको हीट करा था, तो आपने ऑक्सीजन को ऐड किया था, बट अभी आप हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो, तो उसका मतलब आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हो। ठीक है, तो जब आप ऐसा करोगे, तो जो ये ब्लैक कोटिंग थी ना ऑन द सरफेस, इट विल टर्न नाउ ब्राउन। किस कलर की हो जाएगी, ये ब्राउन कलर की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन हो गई है और आपको वापस क्या मिल जाएगा, कॉपर ही मिल जाएगा। तो जो ये आपका CuO है ना, यहाँ पर आप इसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। तो यहाँ पर सिर्फ आपका दोबारा से कॉपर मिला है। ठीक है, और हाइड्रोजन किसके साथ चला गया, ऑक्सीजन के साथ चला गया। समझ आ रहा है बेटा। तो ये जो प्रोसेस है, आपको उसमें लर्न करना है कि एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का या रिमूवल हो रहा है। अगर एडिशन होगा तो वो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर रिमूवल होगा तो फिर वो रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हमारे CuO है प्लस H2, जब हमने इसमें हाइड्रोजन का एडिशन किया था, तो क्या हो रहा था, ऑक्सीजन तो रिमूव हो गई थी। तो ये वाला प्रोसेस तो हो गया हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया हमारा रिडक्शन। तो ये जो CuO है ये कन्वर्ट हो गया Cu में, तो ये हो गया रिडक्शन। और ये जो H2 है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो जाता है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर तो डिफरेंट डिफरेंट अलग से सेपरेटली मैं आपको समझा रही थी कि यहाँ पर हो रहा था ऑक्सीडेशन और यहाँ पर हो रहा था रिडक्शन। बट अगर हम इस वाली रिएक्शन को देखें, तो हम एक साथ इसको नोटिस कर पा रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सभी कुछ हो पा रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स लिखे हुए हैं आपके रिडॉक्स रिएक्शन के, ZnO प्लस C। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ से तो रिमूव हो गया, बट वो किसके साथ ऐड हो गया, CO के साथ। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें ही हो रही है। MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंगनीज के साथ
ऑक्सीजन तो रिमूव हो गया है बट हाइड्रोजन के साथ ये ऐड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको अपने टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे से आपको समझा पाएंगे कि एडिशन हो रहा है या फिर यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा? Okay, and I'm saying you again that if there is any doubts or any queries, just do write in the comment section so that I am able to clear your doubts. So let's move on to the last topic of our chapter, because आज मैं चाहती हूँ कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए सो दैट हम नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी से स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा लास्ट टॉपिक है ये कोरोजन और रेंसिडिटी। ये बेसिकली इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है हमारी एवरीडे लाइफ में। ये हमने बहुत जगह नोटिस करे होंगे बट इसको ना हमने कभी डिटेल में पढ़ा नहीं है, तो उसको हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है कि जो ऑक्सीडेशन होती है एवरीडे लाइफ में कहाँ हो रही है। तो सबसे पहले ही जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है हमारी एवरीडे लाइफ में, दिस इज अबाउट द कोरोजन। हम इसको पढ़ने वाले हैं कि ये कोरोजन क्या होता है, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा कि जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं, जैसे साइकिल के रिम्स हो गए या आपके डोर्स के हैंडल हो गए या रेलिंग्स हो गई, वो बहुत शाइनी होते हैं जब वो बहुत नए नए से होते हैं। बट आपने देखा होगा कि कुछ टाइम बाद उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन पाउडर की कोटिंग हो जाती है। जब आप उसको ऐसे ही मॉइस्चर में छोड़ देते हो कई टाइम के लिए और आप उस पर अगर ढंग से ऑयलिंग और ग्रीजिंग नहीं कर रहे होते हो, तो आपने हिंदी में एक वर्ड सुना होगा जिसको हम बोलते हैं कि उसके ऊपर जंक लग गया है। तो व्हाट इज दैट जंक? वो होता क्या है कि जो प्रोसेस है ना जिससे हमारे आयरन आर्टिकल्स खराब हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन, दिस इज नोन एज कोरोजन। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। और हम ये बोलते हैं कि ये जो मेटल है ना ये कोरोड हो गए हैं, ये खराब हो गए हैं। तो ये जो मेटल हैं ये किसी भी वजह से अगर इस पर कुछ भी अटैक होता है मॉइस्चर का या एसिड का या एटमॉस्फेरिक कंडीशन का, तो ये खराब हो जाएंगे। तो इसका मतलब इट इज बीन कोरोडेड एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। ये मुझे लगता नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको समझाने की ज़रूरत है क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, ये आप बहुत फेमिलियर हो इस वर्ड से और इस टॉपिक से। दिस इज कोरोजन एंड ओवर हियर द मेटल इज बीन कोरोडेड। उसकी जो खुद की प्रॉपर्टीज हैं वो सब खराब हो गई हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हैं, आपने देखा होगा कि जो सिल्वर आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर ब्लैक कोटिंग हो जाती है एंड जो हमारे कॉपर होते हैं उनके अगर हम उनको ऐसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में छोड़ देते हैं। ये सब हमारे कोरोजन के एग्जाम्पल है। तो कोरोजन बेटा बहुत ज़्यादा डैमेज प्रोवाइड करता है हमारी कार की बॉडीज को भी। इससे कई बार ब्रिजेस भी खराब हो जाते हैं, जो हमारे घर के आयरन रेलिंग्स होते हैं वो भी खराब हो सकती हैं। शिप्स भी खराब हो जाती हैं, कई बार उन पर भी जंक लग जाता है, वो भी कोरोड हो जाती हैं। एंड बहुत सारे मेटल्स जो हैं स्पेशली जो आयरन के बने हैं वो सब खराब हो जाते हैं, उन सब में कोरोजन हो जाता है, वो सब कोरोड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो कोरोजन है ना ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और इससे ना बहुत अमाउंट ऑफ मनी हमारा ऐसे खर्च हो जाता है इनको रिप्लेस करने में, डैमेज्ड आयरन को। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर यूज कर सकते हैं इसको सही करने के लिए, सो दैट हमारा बहुत सारा वेस्ट ना हो मनी का। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम उसको ऑयलिंग कर सकते हैं, हम उन पे ग्रीजिंग कर सकते हैं, हम उनको पेंट कर सकते हैं और हम उनके ऊपर डिफरेंट मेटल्स की लेयर लगा सकते हैं जो मेटल कोरोड नहीं होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन। हम उनकी भी इसके ऊपर लेयरिंग कर सकते हैं। ये आप कोरोजन ना डिटेल में पढ़ने वाले हो अपने चैप्टर 3 में, तो अभी हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट यहाँ पर आपको ये पढ़ना है व्हाट इज कोरोजन एंड व्हाट आर कोरोडेड एलिमेंट्स। और आप ये भी पढ़ सकते हो कि कोरोजन किस किस चीज़ों को डैमेज पहुंचा सकते हैं और आप थोड़े बहुत प्रिवेंटिव मेजर्स भी यहाँ पर लर्न कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या हो रहा है? कोरोजन तो हमारे बेसिकली मेटल्स के लिए था जब उसमें इफेक्ट हो रहा था ऑक्सीडेशन का, बट अगर यही ऑक्सीडेशन इफेक्ट हमारे फूड आइटम्स में होता है जिसमें फैट और ऑयल होता है, तो बेसिकली फैट और ऑयल जो फूड आइटम्स हैं, अगर हम उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं ना एटमॉस्फेयर में बहुत टाइम के लिए, तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो होता ही है और कुछ ना कुछ मॉइस्चर भी होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो फैट और ऑयल वाले फूड आइटम्स है ना, इनमें क्या होता है ये ना ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं एंड ये बहुत अजीब सी स्मेल देने लग जाते हैं, खराब हो जाते हैं, टेस्ट खराब हो जाता है इनका और हम इनको खा नहीं सकते हैं फिर। तो ये क्या हो जाते हैं? ये रैंसिड हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक वर्ड यूज करा था ना कोरोड मेटल के लिए, यहाँ पर हम सेम एक अलग सा कुछ वर्ड यूज करेंगे अपने फूड आइटम्स के लिए, दैट इज रेंसिड। और ये रेंसिड हो जाते हैं और इनकी जो स्मेल है वो भी अलग सी हो जाती है और जो उनका टेस्ट है वो भी चेंज हो जाता है। तो यूजुअली क्या होता है, हम ऐसे सब्सटेंस को प्रिवेंट कर सकते
रखते हैं ताकि इनमें ऑक्सीडेशन ना हो, एक सब्सटेंस यूज करके जिसको बोलते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स को हम ऐड करते हैं फूड आइटम्स में जिसमें पहले से क्या होता है, फैट्स और ऑयल होता है, उनको प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीडेशन से। अब इसके लिए हम क्या प्रिवेंटिव मेजर यूज कर सकते हैं, हम इसके लिए यूज कर सकते हैं कुछ एयरटाइट कंटेनर्स। आपने अपनी मम्मा को देखा होगा कि वो जो नमकीन बिस्किट्स वगैरह होते हैं उनको एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकती है। तो उनका लॉजिक क्या है इसके बिहाइंड, वही लॉजिक है कि ये जो फूड आइटम्स हैं ये खराब ना हो जाए, ये रैंसिड ना हो जाए, ऑक्सीडाइज ना हो जाए, इसलिए उसको बचाने के लिए उन्होंने क्या करा है, उसको एयरटाइट कंटेनर्स में स्टोर करके रखा है। ठीक है। और जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, चिप्स मैन्युफैक्चरर्स, वो क्या करते हैं, इन चिप्स को स्टोर करके रखते हैं एक गैस में, दैट इज नोन एज नाइट्रोजन गैस। आपने देखा होगा कि जो आप बाजार से चिप्स का पैकेट खरीद के लाते हो उसमें आधे से ज्यादा तो नाइट्रोजन गैस ही होती है और बहुत से थोड़े से ही उसमें चिप्स निकलते हैं। तो एक्चुअली आप चिप्स के पैसे नहीं पे कर रहे हो, बट आप किसके पैसे पे कर रहे हो, आप पे कर रहे हो नाइट्रोजन गैस के लिए। तो जो उसमें गैस निकलती है ना जब आप उस पैकेट को खोलते हो, वो कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। तो हम नाइट्रोजन गैस को फ्लश करते हैं, उसके अंदर भर के रखते हैं उन बैग्स में जिसमें चिप्स होते हैं, सो दैट ये जो नाइट्रोजन गैस है ये प्रिवेंट करती है चिप्स को फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो ये जो नाइट्रोजन गैस है किसकी तरह काम कर रही है, ये काम कर रही है एक हमारे एंटीऑक्सीडेंट की तरह। ठीक है। आई होप ये चैप्टर बेटा क्लियर हुआ होगा। आज हमने अपने सारे जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स थे वो कवर करे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन, और साथ में हमने पढ़ा है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, जिसमें हमारे 2 टॉपिक्स कवर होते हैं, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। सो मुझे अच्छा लगा आपको ये चैप्टर कंप्लीट कराने में, मुझे बहुत मज़ा आया। और मैं पूरी पूरी उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये चैप्टर भी अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, प्लीज़ डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मैं उसको टाइमली आपका सॉल्व कर सकती हूँ। और प्लीज़ बेटा टाइम से रिवाइज करो सो दैट हमारा कोर्स टाइमली स्मूथली वर्क कर सकता है। ठीक है। तो आप इसको जाकर जल्दी से रिवाइज करना, और फिर हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई विल ट्राई टू स्टार्ट my next video on my another new chapter. Okay children, so we are ending our today's video over here. Please do revise it and please like my video. अगर आपको मेरा समझाया हुआ मतलब जो मैं पढ़ा रही हूँ अगर वो आपको समझ में आ रहा है और आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लग रहा है, so please do like my channel, please subscribe it, and don't forget to hit the bell icon so every time when I am getting new video for you, you are able to check it. Okay, bye all of you, take care everyone.